Good morning, my dear students. I am Suresh Singh Rajput from अभ्यास एकेडमी। मैं आप सभी लोगों का क्लास 12th में स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, जो कि आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये समझना है, ये देखना है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है, ये सब चीजें देखना है। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कोई यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट है, आप सभी लोगों ने मैटर्स के बारे में पढ़ा होगा कि मैटर्स क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं। प्रीवियस क्लासों में आप लोगों ने पढ़ रखा है। और मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वैसे तो पदार्थ जो है ना 5 स्टेज में टोटल पाया जाता है, 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन जिसमें से 3 स्टेज ऐसी हैं, 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें जो हमें हर जगह देखने को मिलती हैं, और वो स्टेज हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहां हम लिख देते हैं, ये मैटर हो गया, मैटर, इनकी 3 स्टेट हो गई। एक है सॉलिड, सॉलिड स्टेट, लिक्विड, लिक्विड स्टेट एंड गैस, गैस स्टेट। ये टोटल 3 स्टेट हैं। तो यहां पर ये जो लिक्विड एंड गैस स्टेट हैं, इन दोनों के बारे में आपने, आपकी जो प्रीवियस क्लास रही है 11th क्लास, वहां पर आपने डिटेल से पढ़ लिया है। तो इसमें हमें यहाँ पर सॉलिड स्टेट के बारे में डिटेल से पढ़ना है। यानी आपका जो क्लास 12th है, क्लास 12th में हमें केवल ये सॉलिड के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट के बारे में आप आपकी प्रीवियस क्लासेस में 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने बाय द वे नहीं पढ़ा है तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप उन्हें जो है ना पढ़ लीजिए। अभी भी आपके पास समय है, कोई ज्यादा खास काम नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ हम बेसिक देख लेते हैं, जैसे कि मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर हर वो सब्सटेंस मैटर कहलाएगा जिसमें आपको मास मिले एंड ऑक्युपाइज स्पेस, यानी वो क्या ऑक्युपाइज करता हो, स्पेस ऑक्युपाइज करता हो। यानी हर वो सब्सटेंस मैटर कहलाएगा जिसमें मास उपस्थित हो और वो स्पेस को ऑक्युपाइज करता हो। जैसे ये मार्कर हमारे हाथ में है, ये जो है मैटर है। ठीक है, ये बोर्ड मैटर है, आपकी जो नोटबुक है वो मैटर है, एयर मैटर है। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो आपके आसपास दिख जाए और उसमें आपको अगर मास दिखे और उसका कुछ ना कुछ स्पेस दिखे, यानी कि अगर हम उसको किसी स्थान पे रख रहे हैं, किसी जगह पर रख रहे हैं, तो वो स्पेस को कवर कर ले, तो वो मैटर कहलाएगा। क्लियर है? जैसे कि सोचना, थिंकिंग करना, वो मैटर नहीं है। जैसे आप मान लो सोच रहे हैं या किसी के प्रति कोई फीलिंग शो कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो वो मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि भावनाओं का ना तो कोई वेट होता है और ना ही जो है उनका कोई स्पेस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी के प्रति कोई दुख जता रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसके प्रति आप कितना दुख जता रहे हैं? उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं? हाँ, आपके फेस से, चेहरे से दिख जरूर जाएगा कि आप किसी के प्रति जो है ना अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि अपने को जो ना फीलिंग को शो कर रहे हैं, और वो फीलिंग आपकी जो ना दुख वाली फीलिंग है। लेकिन क्या सामने वाला अगर कोई पूछ ले कि आप मुझे नाप के बताइए कि आप कितना दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या आप उसे बता पाएंगे? नो, नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए भी जैसे फीलिंग वगैरह हो गया, ये सब जो है ना मैटर नहीं कहलाएंगी। तो मैटर हम उसको बोलेंगे जिसमें मास हो और वो स्पेस को ऑक्युपाइज करता हो, यानी स्थान को घेरता हो। मैटर की 3 स्टेट, वैसे तो 5 स्टेट होती हैं, पर ये 3 स्टेट ऐसी होती हैं जो हमें हर जगह देखने को मिलती हैं, इसलिए ज्यादातर हम इन्हीं स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। अब लिक्विड एंड गैस के बारे में आप 11th क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर हमें सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो अब हम यहाँ पर बच्चों ये देखेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं, यानी हम कौन से सब्सटेंस को सॉलिड कहेंगे। तो आप हेडिंग दीजिए सॉलिड,
यानी कि यहाँ पर हमें सॉलिड को समझना है कि सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप द स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particles are bounded by strong force of attraction। यानी कि पदार्थ किसी भी मैटर की वो स्टेट जिसमें उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिन पार्टिकल से वो मैटर मिलकर के बना हुआ है, हम उन पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो क्या हो, बॉन्डेड हो, यानी एक दूसरे से बंधे हुए हो, टाइटली बंधे हुए हो, किससे, बाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, वेरी हाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड मैटर्स क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी किसी सॉलिड मैटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहां पर देख रहे हैं, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं शेप, साइज एंड वॉल्यूम डेफिनाइट। क्या होते हैं ये सब, डेफिनाइट होते हैं। मतलब किसी भी सॉलिड में आप उसका शेप देखेंगे, साइज देखेंगे और उसका वॉल्यूम देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि उसका निश्चित पाएंगे, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, फिक्स होता है। नंबर सेकेंड, कंप्रेसिबिलिटी इज लो, यानी कि जो सॉलिड मैटर्स होते हैं उनको कंप्रेसिबिलिटी या तो उनमें नहीं होती है या फिर होती है तो बहुत लो होती है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को आप क्या दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर आप कोई ठोस मटेरियल ले लीजिए, कोई मान लो पत्थर ले लिया और आप उसको दबाने का प्रयास कीजिए तो क्या आप उसके दबा सकते हैं, नहीं। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी इज लो। फ्लेक्सिबिलिटी भी जो होती है उनकी लो होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि खींचना, बढ़ाना। आप जैसे देखा होगा कुछ चीजें, जैसे रबर को आप देखते हैं खींच लेते हैं, बड़ा सा कर देते हैं, यानी कि वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और आप छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी स्टेट में आ जाता है, वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन में वो पहले से था। तो यानी कि कोई ठोस मटेरियल जो होता है ना, उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कोई सॉलिड मैटर्स हो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज आप उसमें नहीं देख पाएंगे कि आप उसको बढ़ाएं तो वो साइज में क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी उसमें कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है या ना के बराबर होती है। इसके बाद नंबर फोर्थ पॉइंट जो है, डिफ्यूजन पावर इज लो। डिफ्यूजन पावर यही जो है ना, या तो होती ही नहीं है या होती भी है तो बहुत कम होती है। डिफ्यूजन पावर को हिंदी में कहते हैं विसरण। जैसे आप लोग देखते हो कि जब आप परफ्यूम लगा के आते हैं तो पूरे रूम में उसकी महक आती रहती है, तो वो परफ्यूम क्या है, वो वोलेटाइल सब्सटेंस है, यानी वाष्पशील पदार्थ है और गैस स्टेज में आ जाता है, और वो गैस क्या होती है, पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक है। लेकिन कोई सॉलिड पदार्थ जो कहीं भी पड़ा हो उसमें डिफ्यूजन पावर आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, या होगा भी तो वेरी वेरी लो होगा, बहुत कम होगा। नंबर 5 पॉइंट है, एमपी एंड बीपी आर वेरी हाई। मतलब सॉलिड मैटर्स के मेल्टिंग पॉइंट, एमपी हमने शॉर्टकट में लिखा है, इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं। यानी कि अगर हिंदी में देखें तो किसी भी सॉलिड पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 6 पॉइंट है, गुड कंडक्टर
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब हिंदी में अगर अपन देखें तो ठोस पदार्थ जो होते हैं वो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसको भी नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकता है, या फिर बार बार आप रिप्ले कर लें और नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बार बार वीडियो को देखें और हम जो बता रहे हैं उसको सुने और सुन करके नोट करें, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में यहां पर लिखना पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो बच्चों सॉलिड को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, जिसको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो बच्चों सॉलिड कितने प्रकार के हो गए? 2 टाइप के हो गए। कौन कौन से? एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम हिंदी में क्रिस्टलीय सॉलिड कहते हैं, यानी सॉरी क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, जिसको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर ब्रीफली चेक कर लेते हैं, यानी कि इनको हम विस्तार से समझ लेते हैं कि क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड, सॉरी वो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो हमारे साथ साथ आप लोग जो है ना अभी नोट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए और समझते भी जाइए। तो पहला है इनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle for long range, यानी कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? रेगुलर। यहां पे आप ध्यान दीजिए, रेगुलर को हिंदी में कहते हैं नियमित। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो नियमित होता है और साथ ही साथ लॉन्ग रेंज के लिए होता है, यानी कि काफी लंबे समय तक। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 पार्टिकल्स उसके व्यवस्थित लगे हुए मिले, बाकी के जो आगे के जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी रूप में सेट हों या किसी भी रूप में जो है ना लगे हुए हो। नहीं, इनका जो अरेंजमेंट आपने को देखने को मिलेगा कि पूरे मैटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक जैसा देखने को मिलेगा। अभी हम फिगर के थ्रू समझा देंगे कि रेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है। तो फिलहाल अभी आप नोट करते जाइए। तो इसका हम नोट करते हैं। इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle for short range, यानी इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है, शॉर्ट रेंज होता है। जैसे मैं यहाँ पर ये रफ कर रहा हूं और रफ करके मैं आपको बता देता हूं कि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज क्या होता है। ठीक है, देखते जाइए आप लोग सभी।
तो देखिए जैसे मान लो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कुछ इसके पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं और पूरा एटम ना दिखा करके केवल हम उसके सेंटर की बात कर रहे हैं। तो मान लो ये पहले एटम का सेंटर हो गया, ये दूसरे एटम का सेंटर हो गया, ये तीसरे एटम का सेंटर हो गया, बस इतना ही दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पर ये अब इसके नीचे ये यहाँ पर सेट होगा, दूसरा तीसरा ये यहाँ पे सेट होगा और फिर ये नेक्स्ट यहाँ पे सेट होगा ऐसे, ठीक है। अब इसमें भी जो है हमको ये देखना है कि इनका अरेंजमेंट रेगुलर है या नहीं। तो देखो इनमें आप बिल्कुल देख रहे हैं कि जैसे एक ये एटम आ रहा है सीधा, ये बिल्कुल इसके सीधे में आ रहा है, ये डायरेक्ट ये, ठीक है। यहां हम जा रहे हैं, देखो ये बिल्कुल ऐसे सीधा जा रहा है, ये यानी कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, रेगुलर अरेंजमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, रेगुलर अरेंजमेंट। तो समझ में आ गया कि रेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है। और इस टाइप का अरेंजमेंट जो होता है ना वो पूरे सब्सटेंस में देखने को मिलता है, पूरे एटम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसी जगह अगर हम यहाँ पर जो रेगुलर अरेंजमेंट देखें वो थोड़ी दूर के लिए तो देखने को मिलेगा पर उसके बाद हमको वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंड एमॉर्फस सॉलिड का। इसके बाद हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो दीज आर ट्रू सॉलिड, यानी कि यही जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, यही सॉलिड जो होते हैं ना वो वास्तव में ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, यानी कि सच्चे सॉलिड होते हैं। अगर हम इधर देखें सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, तो दीज आर, इनको हम लिख सकते हैं स्यूडो सॉलिड, या फिर इसके लिए हम एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि वो लिक्विड जिसको हम क्या करें पूरा सुपर कूल्ड कर दें। जैसे एग्जांपल के तौर पर ग्लास आपका जो ना एक सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जांपल है, ठीक है। यानी कि वो सॉलिड तो है बट वो स्यूडो सॉलिड मतलब कोई झूठा सॉलिड, यानी कि वो वास्तव में सॉलिड नहीं है, सिर्फ हमें सॉलिड जैसा दिखाई देता है। और इसका अगर आपको मतलब जो ना प्रैक्टिकली किसी चीज को इसको देखना है तो आप इस क्या करें कि जैसे कोई देखा होगा कि कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का जो विंडो वगैरह है उसमें ग्लास लगा हुआ है, कांच लगा हुआ रहता है। तो शुरुआत में जब कांच लगाया जाता है तो वो मतलब जो ना हर जगह यूनिफॉर्मली रहता है, यूनिफॉर्मली मतलब कि हर जगह आपको एक जैसा मोटा दिखेगा। लेकिन जब हम उसी कांच को जो है ना वो कांच अगर मतलब 10-12 साल 15 साल लगा रहता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कांच ऊपर से पतला होता चला जा रहा है और नीचे मोटा होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो भैया क्या है, कूल्ड लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, यानी कि वो क्या हो रहा है धीरे धीरे पिघल रहा है और पिघल करके नीचे जमा होता जा रहा है। इसलिए नीचे का जो हिस्सा है वो मोटा होता चला जा रहा है और ऊपर का जो हिस्सा है वो पतला होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि इसका थर्ड पॉइंट क्या है। तो थर्ड पॉइंट हम इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो यहां लिख देता हूं थर्ड पार्ट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज शार्प। अब यहां शार्प का मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं, यानी कि निश्चित होते हैं। मतलब कि जैसे मान लो कोई ठोस पदार्थ है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो रहा है, तो अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट होगा, भले ही आप कंडीशन चेंज कर दें, ठीक है। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें जो ना हमें टेम्परेचर रेंज में देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? रेंज में, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड हैज इन रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि अगर
अमॉर्फस सॉलिड होगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमें रेंज ऑफ टेम्परेचर में देखने को मिलेगा। मतलब उसका टेम्परेचर जो ना वो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड पहले भी मेल्ट हो सकता है या 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड बाद भी मेल्ट हो सकता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लास्टिक। आप लोगों ने प्लास्टिक को देखा होगा कि जब भी आप प्लास्टिक को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो पहले धीरे धीरे वो क्या होती है, मुलायम होती है। फिर मुलायम होने के बाद वो पिघलती है और फिर क्या होती है, जलना शुरू होती है। और जब वो जलना शुरू होती है तब जाकर के जो ना वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आती है। तो इस तरीके से ना उसके सभी के जो टेम्परेचर हैं क्या हो गए, वेरियस हो गए, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर हो गए। वहां हम पर्टिकुलर ये बता नहीं सकते हैं कि किस टेम्परेचर पर वो जो ना मेल्ट हुई है, पिघली हुई है। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। वैसे तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम केवल मेन पॉइंट्स में ही जो है डिस्कस कर रहे हैं। आपके बुक में कई पॉइंट दिए हैं। तो नंबर 4 पॉइंट्स है इसका कि दीज आर एन आइसोट्रोपिक। अभी हम बता रहे हैं कि आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक क्या होते हैं इन नेचर। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक। इसको हिंदी में कहते हैं विषमदैशिक। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये आइसोट्रोपिक को हिंदी में कहते हैं समदैशिक। ठीक है। तो ये जो है ना नेचर में एन आइसोट्रोपिक होते हैं और ये नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। अब हम आपको यहाँ पर बच्चों समझा रहे हैं कि आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप एन आइसोट्रोपिक के बारे में आप शॉर्टकट में एक नोट बना लें कि क्या होता है। ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में